इस चैप्टर में थ्योरी हमने काफी कर लिया था। अब क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आज क्वेश्चन करेंगे और कल 2 दिन ही इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक वाले कर लेंगे और कल कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कल के आगे फिर परसों से फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो फिर 2 दिन में ही क्वेश्चन करेंगे डिटेल। बाकी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप बुक से करना। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा बेसिक वाले आज, और कल टिपिकल जो बनते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। पहला लिखो ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड। क्वेश्चन लिखो ए स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाने में जो यूज होता है, बिल्डिंग, पूल, ये सब। ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड, कोई खास इससे मतलब नहीं है, लेंगे सर। ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm, हैज ए रेडियस ऑफ, बोर्ड पे लिखा है 10 mm एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। 10 mm एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, फुल स्टॉप। ए 100 किलो न्यूटन फोर्स, ए 100 किलो न्यूटन force stretches it along its length, stretches it along its length. calculate बताना है फर्स्ट। कैलकुलेट स्ट्रेस, सेकंड इलोंगेशन, बताना इलोंगेशन बोर्ड पे लिखा है इलोंगेशन। एंड थर्ड बताना है स्ट्रेन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ खास नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें पैटर्न पे। एंड स्ट्रेन ऑन द रॉड given that Young's modulus of structural steel, आपको ये सब दिया होगा तो याद करने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना होता है, वो दिया होगा यंग्स मॉडुलस वगैरह। तो स्ट्रक्चरल स्टील गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील गिवन है 2 × 10⁻11, बोर्ड पे लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन होगा जो आपको करना है, तो जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ। देखो इसमें आंसर आ जाना चाहिए आपको, कुछ खास बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है खतरनाक, जो ऐसा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैं जल्दी ही लिख दे रहा हूं। 100 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा? 10⁻3। बेसिकली 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, करते चलो, कुछ करना खास थोड़ी है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या है दिया है क्वेश्चन में? 100 किलो न्यूटन यानी 10⁵। और एरिया को क्या लिखोगे? πr² लिख देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो एरिया रॉड का क्या कंसीडर करेंगे? सिलिंड्रिकल, तो πr²। अब पाई की वैल्यू रख लो, तो पाई जो भी रखना चाहते हो आप 3.14 या 22/7, जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान पड़े तो 22/7 ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से आसान रहेगा। आर क्या है? 10 mm। तो SI में कन्वर्ट करोगे तो या तो 10 लिखो या मीटर में ले जाओगे ना बालक SI में। हाँ, तो 10 mm जैसे भी करना चाहते हो इसको, ऐसे 10 mm इसको करोगे क्या होगा? 10 × मिलीमीटर क्या होगा? 10⁻³ यानी कितना हो जाएगा? 10 नहीं 1 × 10⁻³ हाँ 110 है तो 1 क्यों लाए पहले? सर 10 mm को हम लोग 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 10 mm को 1 क्यों सेंटीमीटर जा रहे हो? सीधा मिली सेंटीमीटर नहीं चेंज कर सकते? 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर? पहले सेंटीमीटर ले जाओगे फिर मीटर ले जाओगे, ऐसा खतरनाक कैलकुलेशन का विचार ही क्यों आता है? मिली से सेंटी कितना होगा? 10⁻³ होगा। तो 1 मिलीमीटर, इसके मिलीमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻³ और इंटू 10 है तो इंटू 10 नहीं करेंगे, इसमें क्या ही है?
तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 क्या 10 की पावर -2 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, पाई स्क्वायर है 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन आप जितना आसान करो, कैलकुलेशन आसान करने का अच्छा रहता है कि इसको पलट दो, मतलब 10 की पावर वाले को अलग सॉल्व करो और बाकी नंबर डिजिट को अलग सॉल्व करो। तो डिजिट को अलग सॉल्व करोगे 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, 7/22। अब थोड़ा सा इसमें स्मार्टली करो, ये 2 की पावर -2 है 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, 10 की पावर 9। लेकिन ये इससे छोटा है ना, छोटा है तो एक काम करो, 1 0 इसको दे दो और इधर से 1 0 कम कर दो, कैलकुलेशन करने में ठीक रहेगा क्या। तो हो गया बस, 22 को 70 को 22 से डिवाइड करो, या इसी तरीके से करना तो ठीक है। आप चाहे 2 से कैंसिल करो या डायरेक्ट कटाओ, जैसे कटाना चाहते हो। 35 बार में और क्या होगा 11 11 टाइम्स, तो कितना होगा 11 3 33 3.18 करके देखो, 3.18 या रफली 3.2 भी लिख सकते हो, 10⁸ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कैलकुलेशन तो कोई इसमें जैसे भी करना चाहते हो, पर अच्छा रहेगा कि इस तरह से करो कि 10 की पावर का अलग डील करो और इधर डिजिट को अलग। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन है केवल, सिंपल, कुछ खास नहीं है। इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस दिया है ना, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, यंग्स मॉडुलस क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या बोलते हैं, सब मॉडुलस का मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो। तो ये कौन सा स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल का टाइप है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, तो वो नॉर्मल का टाइप है ना, तो नॉर्मल फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल एल बाय। अब यहां से अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हमको निकालना इलोंगेशन है, मतलब क्या निकालना है, डेल एल निकालना है। तो F/A इंटू डेल एल इंटू एल, यही है, कोई दिक्कत। तो डेल एल इक्वल टू समझाने के लिए आपको डिटेल में लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे F इंटू L/A इंटू वाई। क्या कोई दिक्कत, कुछ नहीं होना चाहिए। अब बस इस पे रख दो, सारी वैल्यू तो पता ही है। F कितना है, बहुत सुंदर, एकदम देख के भी 10 का पावर 5। कितना खतरनाक बोलते हो बालक, यहाँ सामने लिखा है 10 की पावर 5, फिर 100 10 की पावर -2, मतलब सामने देख के गलत करोगे तो इससे बढ़िया क्या ही है। अब ये क्या था 22/7, 10⁻⁻2 लिखे ही है, या इतना क्यों करो, तुमको मैं मजदूरी बेवजह का क्यों करो। देखो पहले का जो अगर सॉल्व कर चुके हो तो पहले का डेटा यूज करो, या सॉल्व पूरा लिख के करना है तो भी कर सकते हो। F/A तो निकाल चुके हैं ना इतना, तो ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट यूज कर ले। तो ये वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 3.18 इंटू 10⁸8, ये ऑलरेडी 10⁸8 लिख चुके हैं, इंटू एल, एल कितना है 1 गिवन है, और वाई कितना है 2.0 इंटू 10⁻11। तो कैंसिल कर दो 10 की पावर से, तो 2 और ये डिवाइड करोगे कितना होगा, आधा, 15 दूना 30, 1 कितना होगा 9, 1.59, 1.59, और ये कितना होगा 11 -3, -3, और इलोंगेशन है मतलब मीटर, या रफली बोलोगे तो एग्जैक्टली बोलोगे 1.59, रफली बोलोगे तो क्या बोलोगे 1.6, एग्जैक्टली बोलोगे 1.59, रफली बोलोगे 1.6, तो 1.59 मीटर। अगर मिलीमीटर में बोलना है तो 10 की पावर -3 को गायब करना पड़ेगा, या फिर 1.59 मिलीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑप्शन है। क्लियर है, तो बहुत बेसिक है। उसके बाद थर्ड क्या निकालना है, स्ट्रेन क्या बोलते हैं, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ क्या है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, डेल एल बाय एल, सिंपल। तो डेल एल बाय एल, डेल एल कितना है निकाल ही चुके हो, डेल एल है 1.59 mm, और एल कितना है एल 1 क्या है मीटर है, ध्यान रखना यूनिट का। हाँ, स्ट्रेन क्या होगा बाय 1 मीटर, या तो इसको बदल दो या उसको बदल दो, या इसी को रहने दो मीटर। 1.59 इंटू 10⁻³ क्या है मीटर, और नीचे क्या है 1 मीटर, मीटर से मीटर गया, तो 1.59 इंटू 10⁻³ क्या होगा -3। क्लियर बात है। अगर इसी में पूछ दिया जाए तो स्ट्रेन परसेंटेज, तो क्या कर देंगे इंटू 100,
अगर स्ट्रेन परसेंटेज बोल दिया जाए तो क्या कर देंगे, इंटू 100। अगर स्ट्रेन पूछा गया तो ये आ गया सिंपली। अगर इसी में बोल देते स्ट्रेन परसेंटेज भी बताओ तो क्या करते, 1.59 इंटू 10⁻³ परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर -1 10⁻² -1 का मतलब क्या होगा, 15.9 15.9%, या अप्रॉक्स अगर बोलोगे तो 16%। तो परसेंटेज इलोंगेशन पूछा जाए तो 16%, और केवल स्ट्रेन पूछा गया तो आंसर क्या है, ये स्ट्रेन पूछा गया आपसे, स्ट्रेन पूछा गया तो आंसर यही बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी मान लो परसेंटेज पूछ दिया जाता तो ये आंसर होता। तो कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन है, बस वही काम क्या करना है आपको, उसी को थोड़ा सा केयरफुली करना है। तो कोई दुख तकलीफ इसमें, ठीक है, तो नोट कर लो। तो ठीक है इसका, हाँ जी, खतरनाक दृष्टि वालों जरा देखिए। तो ये क्या था, ये 1/10³ होगा ना, हाँ सर, होगा। हाँ सर, 10⁻1 नीचे आ जाएगा, आएगा 10 नीचे आ जाएगा तो ये होगा ना 0.159 होगा ना, क्या तकलीफ। तो ये 0.16% हो जाएगा ना, अप्रॉक्स अगर बोलते हैं तो 0.16% होगा ना, 10 नीचे आ जाएगा ना, क्या ठीक है। अब ये और क्वेश्चन देखते हैं, एक और करते हैं, बस इसमें ढंग से जो बोला जा रहा है अप्लाई कर दो, सिंपल ही क्वेश्चन दे रहा हूं। तो देखते हैं, बेसिक से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर और क्वेश्चन हो पाएंगे। इसके बाद फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होगा कल, नहीं परसों, कल भर क्वेश्चन करेंगे, कल थोड़ा सा और, कल ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जहां थोड़ा इंटीग्रेशन अप्लाई हो। सेकंड बुक से बहुत ज्यादा गंभीर सवाल नहीं आता है, ऐसा किसने कह दिया, मतलब सर ऐसा लगता है। सेकंड बुक में चैप्टर बहुत अच्छा है, SHM चैप्टर अच्छा है, वेव है, हीट का तीनों चैप्टर है, इलास्टिसिटी फ्लूइड भी है। पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था कि फलाना फलाना पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ लो, दिस पढ़ लो, दैट पढ़ लो, इससे ठीक ठाक आ जाएगा इतना नंबर का। उस चीज से जेई बाहर निकल रहा है, और अच्छी बात ये गेस से बाहर निकल रहा है कि फलाना से 5 क्वेश्चन, फलाना से 2 क्वेश्चन, फलाना चैप्टर 4 क्वेश्चन, इससे नहीं पूछेगा या पूछेगा, इनसे बाहर चल रहा है। और इस बार तो और ही ज्यादा भर भर के पूछ दिया है कि आपका किसी भी चैप्टर से उठा के पूछ दिया है, मतलब किसी से जनरली था इलास्टिसिटी फ्लूइड से कम पूछेगा, वहां से 2-3 पूछ दिया, मॉडर्न से बहुत पूछेगा, किसी शिफ्ट में मॉडर्न से 1 पूछा है। तो इसका मतलब क्या चाह रहा है कि आप थॉरोली पढ़ो, आप थॉरोली पढ़ो, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि खतरनाक इसमें जाना है, पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहो। बहुत टफ क्वेश्चन लगा रहे हैं वैसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन पूरा सिलेबस होलिस्टिक कवर करो, साल भर पढ़ाई करो। हर कंपटीशन अब क्या कर रहा है कि अपना कंपटीशन का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी उठा रहा है, गेस वर्क से भी दूर जा रहा है, और सबसे अलग बात यह है कि कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि बहुत गिर जा रहा है। इसका मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि रिसोर्स बढ़ा है। अब बच्चों सब जगह अवेलेबल है, कहीं का बच्चा गांव देहात कहीं रहे, दुनिया जाके लेक्चर डाले हैं, यूट्यूब पे है, फ्री के लेक्चर हैं, टेलीग्राम है, इधर है उधर है, बहुत तरह का रिसोर्स चाहे तो भरा पड़ा है, तो आराम से सबके लिए अवेलेबल है। इसलिए चीजें बढ़ी, और ये सब भी अब जमाना हट गया, इन चीजों से दूर जा रहा है कि फलाना सब्जेक्ट हार्ड पूछेगा, फलाना आसान पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी शिफ्ट में फिजिक्स बहुत टफ पूछा, किसी में केमिस्ट्री टफ पूछ दिया, किसी में मैथ टफ पूछ दिया, तो इन चीजों पे भी अब दूर हट जाओ कि अच्छा 2 सब्जेक्ट हम फलाना फलाना स्ट्रॉन्ग रख देंगे और इसको हम 100 रख देंगे और काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भूल के नहीं करना, तीनों को ठीक रखना है। आपके शिफ्ट में हो सकता है जिसको आप छोड़ के चले हो कि इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट को हम वीक ही रखेंगे, वो सबसे टफ पूछ दिया या वो सबसे आसान पूछ दिया। अगर वो सबसे आसान पूछ दिया तो जो करने वाला है वो बहुत कर जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए इन चीजों से बिल्कुल हट जाओ कि फलाना सब्जेक्ट कम ज्यादा, हर चैप्टर करना है थ्रू आउट सिलेबस, जितना सिलेबस बियॉन्ड नहीं पूछ रहा है तो थ्रू आउट सिलेबस करना है, तीनों में करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट हट जाना। इवन बोर्ड तक CBSE का खास करके अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड किया है, क्वेश्चन भी ढंग से पूछ रहा है। थोड़ा जेई का झलक है, जेई लेवल पे तो नहीं है पर उससे कम है, पर उसका एक फील दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं, MCQ पूरे सिलेबस को टच करते हुए, तो चीजें स्टैंडर्ड पे जा रही है। अब उस पढ़ाई से दूर जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी वगैरह के हिसाब से कि आप कहीं गेस वर्क टाइप से करके निकल जाओ। स्टेट बोर्ड को थोड़ा अपग्रेड करने में लगेगा, झारखंड बोर्ड या और भी स्टेट बोर्ड्स कई नहीं अपग्रेडेड हैं उस हिसाब से, लेकिन जो सेंट्रल का है CBSE वगैरह या
जो एग्जाम और कंडक्ट हो रही है वो सब स्टैंडर्ड हो रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा पढ़ो और कुछ ऐसा नहीं कि फलाना इंपॉर्टेंट ये, और क्वेश्चन जरूर लगाओ, क्वेश्चन जरूर लगाओ, बहुत हाई फाई ना जा रहे हो डजेंट मैटर, पर क्वेश्चन करो। फिजिक्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड बुक या तो आप डीसी पांडे या एससी वर्मा कोई एक उठाओ और पीवाईक्यू उठाओ। लास्टली अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, एकदम समय ही नहीं बच पा रहा है, हाल बुरा हो गया, तो कम से कम इतना करो कि थ्योरी पूरा पढ़ के और क्वेश्चन जरूर लगाओ। क्वेश्चन कम नहीं कुछ तो कम से कम पीवाईक्यू लगा लो। अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाने जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कम होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे करते करते आदत बन जाएगी, फिर आपसे ज्यादा क्वेश्चन होने लगेगा। शुरुआत में नहीं होगा, जैसे साइकिल चलाना सीखते हो ऐसा नहीं कि पहला दिन निकले और दुनिया एक करके आ गए, रेस ही लगाने लगे या बाइक रेस लगाने लगे। सबसे टफ होता है सीखना, साइकिल चलाना सीखना या फलाना, या आप ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो देख के आप साइकिल चलाने लगोगे या यूट्यूब देख के बाइक चलाने लगोगे। जब तक खुद नहीं चलाओगे, रोड पे नहीं जाओगे, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाओगे, आप चलाना नहीं सीख सकते। अच्छा, उसी तरह जब तक खुद के हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि टीचर को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, तो खुद के हाथ से प्रैक्टिस करना होगा, तभी वहां पे क्या होगा, कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि वहां ब्लैंक हो जाएगा। होता क्या है, बच्चे फिर लगता है कि अच्छा पढ़ाया तो सब गया था, हम ही से नहीं हो पा रहा, मेरे में ही कमी है। दरअसल आप में कमी नहीं है, पढ़ाया गया था आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं किए हो। और खुद के हाथ से नहीं करोगे ना तो फिर ब्लैंक हो जाएगा, और वो भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं, अनसॉल्व। आपको अनसॉल्व क्वेश्चन सिखाता है। शुरू में क्वेश्चन में जूझे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई मैटर नहीं है, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, मान लो शुरुआत में 20-25 मिनट लग जा रहा है, फिर धीरे 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 वो 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वो रिड्यूस हो जाएगा। उस पर नहीं है, पहले जोर देना है कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन करने पे, टाइम धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, ठीक है। चलो बाकी प्रवचन दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन लिखो, ए लेड स्लैब, ए लेड स्लैब, लेड LED, कांच का स्लैब, हाँ ए लेड स्लैब, ठीक है। तो उन चीजों से खास लेने देने मटेरियल से। ए लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, ऑफ साइड लेड का बनाओ, चाहे जो मुझे यंग्स मॉडुलस और इन चीजों से मतलब होता है। लेड स्लैब या जो भी मॉडुलस है, ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, बोर्ड पे लिखा है 50 सेंटीमीटर, एंड साइड 50 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इज subjected to a shearing force, subjected to a shearing force, मतलब shear force। shear force कैसे लगता है सरफेस के, हर तरफ से बहुत सुंदर। और नॉर्मल कैसे लगता है, सरफेस के टेंजेंशियल, मतलब सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस के पैरेलल, एक सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो शियर फोर्स कैसे लगता है, सरफेस के नॉर्मल पैरेलल लगता है। इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स, तो शियरिंग फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है, तो किसी सरफेस पे लग रहा होगा, किस पे लग रहा है, लिखा हुआ बोर्ड पे ऑन इट्स नैरो फेस, ऐसे ही लिख लेना, नैरो फेस। शियरिंग फोर्स जो लग रहा है कहां लग रहा है, तो नैरो वाले फेस पे। शेयरिंग फोर्स जो देखो, दो फेस होगा ना, एक चौड़ा होगा एक सकरा होगा, दो फेस, एक 10 गुना 20, 10 into 20, कौन नैरो फेस है कौन वाइडर फेस है, 10, तो वही बोल रहा है नैरो वाले फेस, छोटे फेस जिसका डायमेंशन कम है। ऑन इट्स नैरो फेस ब्रैकेट क्लोज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो शेयर फोर्स कितना लगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, ऑफ मैग्नीट्यूड 9 into 10 to the power 11, 9 into 10 to the power 11 न्यूटन, 9 into 10 to the power 4 कर लो, 11 नहीं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है कैलकुलेशन। 9 into 10 to the power 4 न्यूटन, ठीक है, 9 into 10 to the power 4 न्यूटन, फुल स्टॉप। The lower edge is riveted। अलग अलग टाइप का बोर्ड पे लिखा है, जॉइंट होता है, जोड़ने का तरीका होता है। जैसे एक तरीका जोड़ने का क्या है, वेल्डिंग है, वेल्ड कर दिया। एक तरीका रिवेटेड क्या होता है, नट बोल्ट से टाइट कर देना, लोअर एज को फिक्स किया नट बोल्ट से, रिवेटेड। तो लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, फुल स्टॉप। हाउ मच इज द अपर एज
upper edge displaced if the shear modulus of lead is 5.6 into 10 to the power 9 Newton per meter square. Shear modulus of lead is 5.6 into 10 to the power 9, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सारा कुछ दिया है, बस ढंग से फिगर बना लोगे। क्वेश्चन जितना लैंग्वेज लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है। ट्राई करोगे आराम से हो जाएगा, जल्दी से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ये भी सिंपल फार्मूला बेस्ड ही है। बस ये है कि जो कह रहा है उसको सही से देख लो। दो फेस होता है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल है तो स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, दो फेस है। इनमें से किस पे शियर फोर्स लग रहा है? शियर सरफेस के पैरेलल लगता है, जो नैरोवर है। नैरोवर कौन सा है? ये कम जो है। और बोलता अगर वाइडर फेस पे लग रहा है तो 10 पे लगा, नैरोवर ये है ना, हाँ सब 100 हमने देखा था। नैरोवर 10 सेंटीमीटर वाला छोटा है ना, नैरोवर कौन है? दोनों में से नैरोवर है 10 सेंटीमीटर वाला। जो सकरा है यानी जो फोर्स लग रहा है पैरेलल, वो इस पे लग रहा है। अगर बोलता वाइडर पे तो किस पे लगते? ये 50 वाले पे, 50 है ना। तो सिंपल क्या है, रिवेटेड नीचे फिक्स होगा, तो जिस पे लगाना है, मान लो उस पे लगाना है ऊपर वाले पे, तो जरा सा देखो कुछ ऐसे फिगर बना ले। ये वाला डायमेंशन जो है ये है 50 सेंटीमीटर, जो बड़ा डायमेंशन है, समझना, ये 50 है। और ये वाला 10 सेंटीमीटर। मैंने ऐसे फिगर क्यों बनाया? क्योंकि लग रहा है फोर्स किस पे? तो नैरोवर पे। तो नैरोवर पे फोर्स लग रहा है, और ये चूंकि शियर फोर्स है तो टेंजेंशियली लगता है। कैसे लगता है? ऐसे लगता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 10 वाले पे लग रहा है, बात समझे? तो 10 वाले पे लग रहा है, और नीचे का पार्ट क्या है? रिवेटेड है, फिक्स है, नट बोल्ट वगैरह से टाइट किया हुआ है। तो टाइट किया हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, कुछ नया डायमेंशन कुछ ऐसा हो जाएगा, नया डायमेंशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मान लो थीटा चेंज हुआ, तो यहां भी क्या होगा? थीटा चेंज होगा। ये समझ में आया? तो अगर बोला कि नैरोअर फेस पे लग रहा है, तो ये जो डायमेंशन में चेंज होगा, ये जो टिल्टनेस दिखा, नया जो सरफेस बन गया, नया ऐसा बन गया, तो वो किस पे लगा है? फोर्स नैरोअर पे। अगर वाइडर बोलता तो फिर उल्टा करके ऐसे फिगर बनाते, रेक्टेंगल पर 50 पे लगाते। इतनी बातें क्लियर है? अब सिंपल तुमको क्या दिया है? शियर मॉडुलस दिया है। क्या क्या दे रखा है? देखो शियर मॉडुलस दे रखा है, सब कुछ दिया ही है। शियर मॉडुलस दे रखा है, एफ भी दे रखा है, स्क्वायर है, तो एरिया भी हमको पता है। तो हमको सिंपल क्या निकालना है? डेल्टा। तो डेल्टा एल निकालना है। तो जरा सा देखो यहाँ, एरिया रेक्टेंगल का क्या होगा? लेंथ इनटू थिकनेस। तो कितना होगा? 50 गुना 10, 500। तो सेंटीमीटर है, तो मतलब 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये होगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ऐसा ही बदलोगे तो मीटर में तो क्या करोगे? 500 इंटू 10 टू द पावर -2, एक होगा, 2 हो गया तो 4 -4 होगा मीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर का 10 टू द पावर -2 मीटर, 2 का -4 हो गया, तो ये क्या हो गया? एरिया हो गया। और जी शियर मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जैसा स्ट्रेस वैसा स्ट्रेन। यहाँ पे कैसा स्ट्रेस है? ये शियर स्ट्रेस है, ये टेंजेंशियल। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स है। और बाय क्या लिखते हैं? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या लिखते हैं? डेल एक्स बाय एल से लिखा था, या फिर टेन थीटा। तो यहाँ चूंकि एंगल का जिक्र नहीं किया गया तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है डेल एक्स बाय एल की। डेल एक्स क्या है? ये वाला है डेल एक्स। ये जो चेंज आता है ये होता था, देखा था हमने, या यहाँ ये जो चेंज आया ये है डेल एक्स, थ्योरी देखी थी, डेल एक्स। और एल क्या है? एल ये वाली लेंथ होगी इसके लिए। एल ध्यान रखना, एल 50 लेंगे कि 10 लेंगे? एल पूरी लेंथ लेते थे, एल 50 लेते थे, तभी तो 10 थीटा आता था डेल एक्स बाय एल। तो इसलिए फिगर की जरूरत है किस पे लग रहा है। अगर बोलता यही वाइडर फेस पे लग रहा है 50 पे, तब एल क्या आता? 10 आता। समझे बात को? हाँ, तो ये सिंपली तुम्हारा क्या हो गया? फिर डेल एक्स निकालना है, तो डेल एक्स इक्वल टू एडजस्ट कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा? एफ बाई ए, और एल क्या चला जाएगा? ऊपर, और डेल एक्स उधर जाएगा, जी इधर आ जाएगा, जैसे अभी किया था। ठीक, अब सारी वैल्यू गिवन है, रख दो, सब गिवन है, रखो। तो
कितना गिरता है? हाँ, जितना भी आएगा सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन सिंपल है। तो डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ, एफ कितना गिवन है? 9 है, 90 मतलब समझ लेना, 9 टू 10 टू द पावर 4, 9 टू 10 टू द पावर 4। एल कितना बोले लेंगे? 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर बोलो। अच्छा 50 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर में लिखना पड़ेगा। किसी को अगर बहुत दिक्कत होती है ना यूनिट में, तो आप पूरा यूनिट लिख के करो, लेकिन गलत मत करो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, ऐसे लिख के करोगे ना तो फिर गलती नहीं होगा, बाद में धीरे धीरे करके आपको अपनी ही आ जाएगा, शॉर्ट करने लगोगे। तो सही करना ज्यादा जरूरी है। तो 500 गुना 10 की पावर क्या लिखेंगे? -4। एरिया इतना निकला, जी कितना गिवन है? 5.6 इंटू 10 की पावर 9। बस हो गया सॉल्व करना, 10 की पावर 9। तो 10 की पावर को अलग सॉल्व करो, इधर अलग। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है, तो 50 से 10 बार में 500, 10 की पावर -4 रहने दो, ये एक और 5.6 है, इससे एक 10 आएगा, इस 10 को उड़ गया, काम कैंसिल। अब बच क्या गया? 9/56, 9/56। हाँ सर, 9 बाई यहाँ एक 56 ही दिख रहा है। अब बाकी जब लिखोगे तो 10 की पावर 4 और ये -4 -2 क्या होगा? -2। ये कटेगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6। या फिर एक काम करो, चूंकि 9 से डिवाइड नहीं लगेगा तो एक 0 चाहिए, तो 90 इसको कर लो, बना लो, तो यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसलिए एक 0, 10 की पावर 3, 3 2 क्या होगा? 5, 3 2 5 और 9 नीचे है, तो 10 की पावर -4 होगा क्या? अब 56 और 90 डिवाइड कर सकते हो, 56 90 डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 28 दूना 56, 45 और नहीं कटेगा, कटेगा तो कोई बात नहीं है। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 28 10 38 45 17 17 17 मतलब कितना हो गया? ये 1.6 1.6 और ये कितना है? 10 टू द पावर -4 मीटर। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, जिसमें रहे, अगर मान लो mm में बोला जाए, 10 की पावर -3 को उड़ाओगे, mm में बोलने के लिए 10 की पावर क्या उड़ाओगे? -3, तो बचेगा क्या? 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 1.6 से डिवाइड होगा, तो कितना लिखोगे? 0.16 mm, अगर mm में। तो बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कैसे क्या करना है सिंपल ही है, पर टेक्निकली करोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन, एक ऑप्शन सिंपल सा दे देगा, कुछ नहीं, एक ऑप्शन दे देगा जिसमें एल क्या यूज करेगा? 10 यूज करेगा, और वही आपका पहला ऑप्शन दे दिया, तो मार के खुश हो गए, सिंपल क्वेश्चन गलत कर लिया। तो कुछ खास है नहीं, पर ठीक, नोट कर लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला। लिखो, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ, आसान क्वेश्चन है ये भी, बस जल्दी से बात। लेंथ 4.7 मीटर, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10 टू द पावर, कुछ दे रखा मान लो, 3 इंटू 10 टू द पावर -5, क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर, stretches by the same amount, stretches by same amount as stretches by same amount, उतना स्ट्रेच किया जितना सेम अमाउंट as a copper wire of length, मान लो दिया 3.5 मीटर, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर अंडर ए गिवन लोड,
then find the ratio of Young's modulus of steel to that of copper. Young's modulus of steel to that of copper. तो दोनों की यंग्स मॉडुलस का रेशियो बताना बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, कुछ है नहीं खास, तो केवल बस फॉर्मूला लिखना और कुछ है ही नहीं। तो यंग्स मॉडुलस किसका है? कॉपर और स्टील का। यंग्स मॉडुलस सिंपली क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो फोर्स पर यूनिट एरिया बाय क्या लिखेंगे? यंग्स है तो डेल एल बाय एल। तो अब देखोगे फोर्स बाय गिवन लोड, दोनों में फोर्स क्या है? सेम है। एफ बाय एरिया किसका? स्टील का, इनटू क्या लिखते हैं? एफ बाय ए बाय डेल एल बाय एल। तो ऐसे लिख दे डायरेक्ट, ऐसे डेल एल बाय एल। अब दोनों का इलोंगेशन सेम है तो डेल एल दोनों में सेम है, एफ दोनों में सेम है, एल दोनों का सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, एल जब सेम नहीं है तो एल एक को स्टील लिख देते हैं इसको, और डेल एल सेम है तो डेल एल लिखे, एरिया अलग है एएस लिख दिया। उसी तरह से कॉपर, दोनों का एफ सेम है, सेम लोड है अंदर गिवन लोड, ए दोनों का अलग है तो ए कॉपर, नीचे क्या आएगा? डेल एल, सो दोनों का सेम है तो डेल एल ही रहने दिया, और एल की लेंथ कितने है? कॉपर, तो जो सेम है वो कैंसिल हो गया, तो कुछ करना है नहीं। एफ से एफ गया, काम तमाम, और क्या कैंसिल होगा? डेल एल से डेल एल। तो सिंपल इसका रेशियो हो गया, थोड़ा सा अरेंज कर लो, अरेंज कर लोगे तो ये क्या होगा? एल एस बाय एल कॉपर इनटू ए कॉपर क्या चला जाएगा ऊपर? ए कॉपर बाय ए स्टील, बस हो गया, सब डेटा गिवन ही है। तो लिखोगे एल स्टील बाय एल कॉपर, स्टील का लेंथ क्या है? 4.7 बाय कॉपर कितना? 3.5 इनटू ए कॉपर, कॉपर का एरिया क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻5 बाय ए स्टील, स्टील का कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? 3 इंटू 10⁻⁻5, बस हो गया। क्या कटाना उठाना? हाँ कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका 18.8 बाय 10.5, पॉइंट से पॉइंट गया तो ये आ जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, हाँ तो 47 इंटू 4 बाई 35 इंटू 3, कोई कैंसिल तो होगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा तो उसको करो, कितना आ रहा है? 1.79 आएगा। एग्जैक्ट करके देखो, 188 बाय 135, या रफली करोगे तो 1.8 लिख सकते हो उसको, तो इतना आ जाएगा। तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ढंग से करोगे तो ये हो जाएगा। इसको नोट किए तो फिर एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को साथ में ही हम करते चले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, तो साथ में ही बताते चले जाओगे आंसर। और ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आसान सा ही क्वेश्चन है, फिर देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज गिवन फॉर टू मटेरियल ए एंड बी। मैं पूरी कहानी नहीं लिखा रहा, आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज गिवन फॉर टू मटेरियल्स ए एंड बी। दो अलग अलग मटेरियल के लिए, ए और बी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है। गिवन फॉर टू मटेरियल्स, दो अलग अलग मटेरियल हैं ए एंड बी, ए और बी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का वो ग्राफ दे रखा है। कैसा ग्राफ है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन इधर भी है, स्ट्रेस स्ट्रेन, दो ग्राफ है, स्ट्रेस है इधर, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन, इधर भी है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन खास नहीं है कुछ, ये ओ और ठीक है। तो दोनों ग्राफ जो है कैसा कैसा ग्राफ है, तो जैसा कुछ इस तरह से मान लो बना हुआ था, ये बना हुआ है, मान लो ग्राफ ऐसा बना हुआ है और ये ऐसा है, ये कुछ इस तरह से बना लो, दोनों को लगभग एक सही देखते हैं। ऐसा करके मान लो कि एक काम करते हैं, इसको कुछ एग्जैक्टली ग्राफ तो शेप थोड़ा सा बन सकता है ऐसे भी, लेकिन बात समझना। और दूसरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे, और ये कुछ ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना। इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। ठीक, मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं और साथ में आप ही बताता जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट है विच ऑफ द मटेरियल हैज, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटेस्ट यंग्स मॉडुलस।
विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटेस्ट यंग्स मॉडुलस, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटेस्ट यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस दोनों में से किसका ज्यादा होगा। अब एक बात समझो, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है y बाय एक्स। किसी भी ग्राफ का स्लोप tan थीटा होता है ना, और tan थीटा क्या बताता है, y बाय एक्स। तो ग्राफ का स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा क्या बताता है, y बाय एक्स। यहाँ y एक्सिस पे क्या लिखा है, स्ट्रेस, और x एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन। इसका स्लोप क्या बताएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ पे वो यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस यानी दोनों ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, यंग्स मॉडुलस बताएगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा, ज्यादा। दोनों में से कौन सा ग्राफ है जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है जो कि हाइयर है, सर ए ज्यादा हाइयर तक है। तो ए ज्यादा हाइयर है यानी इसका स्ट्रेस क्या होगा, वैल्यू ज्यादा होगा। स्लोप पे डिपेंड करता है। तो स्लोप मान लो थोड़ा सा टिल्टनेस हम बना ले वैसा कि थोड़ा सा मान लो कि इसको एग्जैक्टली ग्राफ जैसे अब फिगर बुक में बना होगा ना, तो वो ज्यादा ऐसे होगा। मैंने रफली बनाया, तो चलो ऐसा बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक ना। तो थोड़ा देखोगे लगभग, तो ये नजर में आएगा हल्का कि देखोगे थीटा ज्यादा किसका है, खड़ा ढाल। तो ज्यादा खड़ा ढाल ए का है। ये थोड़ा और अच्छे से दिखाना, मैं इधर दिखाता हूं। लेकिन ऐसे देखने से बी बनेगा। अभी देखो, हाँ तो इसको बुक में एग्जैक्ट बनाया मतलब जितना क्लोज होगा y एक्सिस से उतना ऊपर तक जाए। tan थीटा क्या होता है, y बाय एक्स, p बाय b। थीटा कौन सा एंगल होता है, वो है सर, कौन सा एंगल थीटा ज्यादा होगा, क्या उसका इसका ज्यादा होगा। जिसका थीटा ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा। तो यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, ए का। तो ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, स्लोप ए का ग्रेटर देन होगा बी से। वहां जो फिगर होगा वो ग्राफिकल होगा, मतलब वो तो ग्राफ से छापता है तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। मैंने तो रफली बनाया। तो स्लोप ए का ज्यादा है, इसलिए जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का। वाई ए यंग्स मॉडुलस ए का ग्रेटर देन होगा बी का। पहले बताओ, कोई दिक्कत, नॉर्मल बात है। दूसरा क्वेश्चन बताओ। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से, इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा डक्टाइल है। विच ऑफ द मटेरियल इज मोर डक्टाइल, विच ऑफ द मटेरियल इज मोर डक्टाइल। सर हाँ, एक आधा रखता है क्यों, जो कि देर से टूटे, क्योंकि सर वो एक जगह जाकर के फिर अंत में रप्चर कर जाता है। हाँ, क्योंकि ये रप्चर तक जा रहा है, फाइनल तक। ये मतलब इसके बाद भी गया है रप्चर तक। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में बताया था ये स्टेज है। तो ए क्या होगा, ज्यादा डक्टाइल होगा बी से। अगला क्वेश्चन है कौन ज्यादा ब्रिटल होगा, बी, बी ज्यादा ब्रिटल होगा, डक्टाइल का उल्टा, डक्टाइल का उल्टा। अगला पूछा है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ए जो देर से टूटे, ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर ए ज्यादा होगा बी से। तो ये इस बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं सिंपल। एक तो सिंपल है कि यंग्स मॉडल, इसका स्लोप यंग्स मॉडुलस होगा, और बाकी देख लिए, ठीक है। तो इतना रहने देंगे, कल भी क्वेश्चन करा के दोनों लेक्चर को एक साथ ही क्लब कर दूंगा, तो ठीक है, ठीक है। कल थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करेंगे काफी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देख रहे थे, इसके क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक क्वेश्चन लिखो, ए बार ऑफ, बार मतलब रॉड है, ए बार ऑफ मास m बोर्ड पे दिख रहा है, एंड लेंथ l। ए बार ऑफ मास m and length l is hanging from point A, hanging from point A, ठीक है, is hanging from point A as shown in figure, ठीक। Find the increase in length
एक बार है, थिकनेस बहुत कम होगा लगने से, तो लेंथ L है, इस तरह से लटक रहा है, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट, खुद के वेट के कारण, ड्यू टू फाइंड इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट, खुद के वेट के कारण, OWN, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स OWN, ऑन वेट, खुद के वेट के कारण, फुल स्टॉप। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द वायर इज, यंग्स मॉडुलस दे रखा है y, यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ वायर is y, and area of cross section is a, and area of cross section is a, और area of cross section क्या दे रखा है, a, कैपिटल है। So point A consider. एक क्रॉस सेक्शन की है और पॉइंट ए उस पॉइंट को बोला गया जहां से लटक रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं ही बता दे रहा हूँ इस टाइप का, तो समझो इसको। अब देखो क्या है कि एक रॉड है L लेंथ का, ठीक है। रॉड क्या मासलेस है कि मास है रॉड का? मास है, गिवन है क्वेश्चन में, ये नहीं लिखा है कि मासलेस है। रॉड का मास गिवन है। अगर मास होता है, स्ट्रिंग में भी देखा था, अगर मास नहीं होता है तो हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन मास है तो टेंशन क्या होगा, हर जगह सेम नहीं होता। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ठीक है, हम इंक्रीज इन लेंथ फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ हो, जरा समझो, y इक्वल टू सिंपली क्या बोलते हैं, F/A, स्ट्रेस पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, यही बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या निकालना है, डेल एल निकालना है। y पता है, F क्या होता है, टेंशन, समझना। A एरिया गिवन है, इसकी लेंथ L है, तो हम डेल्टा लिख सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट डेल्टा इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो फोर्स है वो आप कौन सा लोगे, कहने का मतलब यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि रॉड का मास है, हर जगह एक फोर्स। अगर मैं यहाँ देखूंगा, इस जगह पे देखूंगा तो इस जगह पे वेट लगेगा किसका, इस पूरी रॉड का, mg। मैं यहां देखूंगा तो कितने से का वेट लगेगा, जो यहां देखूंगा तो जितना पार्ट लटक रहा है उसका लगेगा। बात समझ पा रहे हो इस चीज को? सॉरी, जहां पे देखेंगे, मैं यहां बोल रहा हूं, यहां देखेंगे तो कितने का वेट लगेगा, सॉरी नीचे का इतने का लगेगा, सॉरी यहां देखेंगे तो कितने का लगेगा, इसके नीचे, जितना तक खींचेगा, ऊपर नहीं नीचे से लगेगा ना, जितना खींचेगा। तुम सीधा समझो ना, यहाँ पे यहां देख रहे हैं तो इसको, इस पॉइंट को कौन खींचेगा, ऊपर वाला खींचेगा कि नीचे वाला खींचेगा, नीचे वाला, यानी इसके नीचे इतने से पार्ट का वेट लगेगा। तो यानी वेट अलग अलग पोजीशन के हिसाब से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे करना गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक किसी तरीका का, एक किसी जगह का पता करेंगे और पूरे के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट का पता कर लेंगे और फिर पूरे के लिए सिंपली क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो क्या करेंगे हम, पूरे का अलग अलग वेरी करेगा, पर किसी एक जगह पे तो बता ही सकते हैं ना। x पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, क्या, dx। x पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट क्या ले लिया, dx। इस स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स हम पता कर सकते हैं। अब एक बात समझो, टेंशन, अगर इस पॉइंट पे टेंशन पता करते हैं, टेंशन एट दिस पॉइंट, ये जो हमने dx लेंथ का कंसीडर किया ना, टेंशन एट, ये जो dx लेंथ का एज्यूम किया, टेंशन एट कंसीडर्ड या एज्यूम पॉइंट जो लिखना है, टेंशन एट कंसीडर्ड पॉइंट। ये dx दरअसल x पे जाके बहुत छोटा है, स्मॉल डिस्टेंस को लिखते हैं, लगभग ये नेग्लिजिबल है, चूंकि मुझे दिखाना है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, ये लगभग एक पॉइंट की तरह है। तो एक बात समझो, टेंशन क्या होता है, पूरे का कितना है, पूरे का देखेंगे तो क्या लग रहा है, mg। और कंप्लीट रॉड के कारण देखेंगे तो कितना लग रहा है, mg, पूरा का पूरा रॉड। तो mg पूरे रॉड के कारण लग रहा है। यूनिट लेंथ के कारण क्या लगेगा, mg बाय पर यूनिट लेंथ, पूरे के लिए mg,
तो यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा mg बाय l। तो यहां पे x हाइट पे कितने के कारण लगेगा, जो इसके नीचे है वही खींचेगा, तो इनटू क्या लिखेंगे x। ये बात समझ में आ रहा है, तो mg बाय l इंटू एक्स। टेंशन। अच्छा, इलोंगेशन जो है, अगर हम बोले इलोंगेशन पूरे में कितना आएगा देखा जाएगा, पहले पता करें इस सेक्शन में कितना आया, जो छोटा सामने एलिमेंट x पे जाके dx कंसीडर किया उसमें कितना आया। इलोंगेशन इन स्मॉल एलिमेंट dx, जो हमने छोटा सा एलिमेंट माना dx, वो कितना खींच रहा है पता करेंगे, पूरे के लिए खींचना इंटीग्रेट कर देंगे इन स्मॉल एलिमेंट dx कितना खींचा पता करते हैं। तो खींचा के लिए कैसे पता करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट के लिए तो हम लिख ही सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, अगर यहां लिखेंगे इसको इधर जाएंगे तो ये कितना है f बाय a, ये होगा डेल्टा x लिख दिया, मान लो डेल्टा x, इलोंगेशन को हमने डेल्टा x लिखा है, डेल्टा x क्या बनेगा फॉर्मूला जरा बताओगे, पहले भी यूज किए हैं काफी, f बाय a मल्टीप्लाइड बाय l बाय l ऊपर चला जाएगा y, ये होता है डेल x। तो इलोंगेशन हम निकाल रहे हैं dx ना, तो इलोंगेशन किसी स्मॉल एलिमेंट का क्या होगा, उस जगह पे कितना फोर्स लग रहा है, उस जगह पे फोर्स क्या लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है, तो F बाय ए एल, F इंटू एल, यानी उस जगह पे टेंशन, या चलो मैं उस जगह को x बोल देता हूं, x पे, तो ये टेंशन जो निकला ये उस जगह पे मान लो x पे, x हाइट पे, ठीक। तो क्या लिखेंगे tx, देखो यहां से इंटू एल बाय a इंटू वाई लिखते हैं, ठीक। या फिर मैं लिखूंगा ये तो पता किया ना कितना है mg बाय l, और दिस लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो खिंचाव हुआ कितना हुआ, तो इसका मान, अच्छा सॉरी इलोंगेशन निकालना था ना, एक मिनट, तो इलोंगेशन इसका कितना हुआ, तो हमने माना dl, dx तो इसकी लेंथ है ना, एक मिनट जैसा समझना, dx इलोंगेशन तो नहीं है ना, x पे जाके जो हमने छोटा एलिमेंट माना जो रॉड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है dx है, वो dx कितना खींच रहा है वो पता करना है, बात समझ रहे हो, वो dx कितना खींच रहा है पता करना है, फिर पूरे के लिए क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये जो dx खींचा कितना खींचा, पहले लेंथ मान लो dx का था से मान लो कुछ से 1 mm, अब खींच के हो गया 1.01 mm, तो वो जो खींचा कितना 0.01 mm, उसका कितना खींचा dx पता कर रहे हैं, तो dx जो खींचा इसको हमने बोल दिया कुछ dl, ठीक। तो एक बात बताओ, तब यहां क्या लिखेंगे हम, यहां पे क्या लिखते हैं, f जो फोर्स लग रहा है उस जगह पे क्या tx, क्रॉस सेक्शन एरिया a, यंग्स मॉडुलस y, ये क्या है l, l क्या है लेंथ किसकी, जो खींचा, जिसको देख रहे हैं, कौन खींच रहा है यहाँ पे, कौन खींच रहा है, dx खींच रहा है, तो इनटू क्या करेंगे dx, बात समझ आ रही है, क्लियर है, ये लिखना। अब देखो अब तो हो गया, सब निकल ही चुका, बस फॉर्मूला लिखो, यहां से फॉर्मूला लिखो, यंग्स मॉडुलस क्या लिखते हैं, यहां से अगर मैं डेल एल ही लिख दो, खींचना को डेल एल लिखे तब तो आसानी बात होगी, खींचना को डेल एल लिखे, खींचने को डेल एल लिखे तो ये होगा, सो टोटल इलोंगेशन यानी पूरी रॉड कितनी खींची। अब एक बात समझो, एक स्मॉल एलिमेंट dx इतना खींचा, एक स्मॉल एलिमेंट इतना खींचा, तो पूरी रॉड कितनी खींची, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या है tx, tx की जगह ये रख दे पूरा mg बाई l इंटू x, ये किसके जगह पे tx, इंटू और क्या आएगा a, और क्या आएगा y, और क्या आएगा dx। सबसे पहले देखो, अब यही काम छोटे छोटा एलिमेंट रखते चले और पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे, निकल जाएगा। तो सबसे पहला x कहां पे रखे, देखिए सबसे देखना शुरू कहां से, यहां से हाइट ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम यहां शुरू किए से लेकर इस तरह से एलिमेंट रखते चले जाओगे कहां तक, पूरे लेंथ तक, यानी लिमिट क्या रखे, पहला एलिमेंट x इक्वल टू 0 है, से लेकर कितनी लेंथ तक रखेंगे l तक, तो लिमिट क्या रखे 0 टू l, समझे। तो इस तरह का क्वेश्चन ही जेई वगैरह के लिए आपको आना चाहिए, बेसिक तो ठीक है हमने किया, पर इतना अप्रोच कम से कम आना चाहिए। mg बाय एल इंटू ए, जो कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, इंटू वाई, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, जिसके साथ d होता है वो बताता है, dx वेरिएबल है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिखूं मैं x स्क्वायर बाई 2, ये सबको किया इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट को mg l a y को बाहर किया, बचेगा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या रख दे 0 से l तक, कितना होगा mg l इंटू a इंटू वाई
इंटू एल स्क्वायर बाय 2 ये होगा। अब एक काम करते हैं, एल से क्या होगा, एक एल चला जाएगा तो एम जी एल बाय 2ay, एम जी एल बाय 2ay, 2ay, एम जी एल बाय 2a। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, इस तरह कॉन्सेप्ट समझे, इसको नोट कर लो। फिर एक और ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये वर्टिकली खींच रहा है ना वेट के कारण, एक को हॉरिजॉन्टली किसी फोर्स से खींचेंगे, तो नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, यही काम हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लैंग्वेज चाहोगे तो मैं लिखा देता हूं, पर कोई खास मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टली इसी तरीके से रॉड है, फोर्स लग रहा है एफ ऐसे, बाकी सारी बातें वही है। फिर वही काम करना है, पूरे का इलोंगेशन बताना है। यहाँ पे भी मासलेस नहीं है तो हर जगह फोर्स सेम नहीं लगेगा, क्योंकि वेट हॉरिजॉन्टल है तो वेट की बात नहीं होगी, फोर्स एफ के कारण खींच रहा है। लैंग्वेज लिखना है तो लिख लो, ए रॉड PQ, a rod PQ of mass M, a rod PQ of mass M, rod PQ of mass M, area of cross section A, जल्दी लिखना बात वही है, area of cross section A, length L, area of cross section A, length L, area of cross section A, length L, and Young's modulus of elasticity Y. Young's modulus of elasticity Y is lying on a smooth table, as shown in figure. Smooth table as shown in figure. Full stop. A force capital F is applied at point P. A force capital F is applied at point P, full stop. Find लिखो नीचे A, find tension at find 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट लिखना फाइंड ए टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड P, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड P, जिस पॉइंट से बोला जाए उसी से। 3-4 क्वेश्चन है इसमें, एट x डिस्टेंस x पॉइंट P, ठीक है ना, टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड P। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड लिखा है, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पता करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑन एट दिस पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पे जो पहले बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, एट दिस पॉइंट, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड टोटल चेंज इन लेंथ, थर्ड बताना है टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ और फोर्थ बोला है, टोटल चेंज इन लेंथ 4, टोटल स्ट्रेन इन द रॉड, टोटल स्ट्रेन इन द रॉड, ये 4 क्वेश्चन है। एक का निकालोगे कॉन्सेप्चुअली तो आगे होता जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड निकालना तो आसानी से कोशिश करोगे निकाल सकते हो, पहले भी इस तरह का कॉन्सेप्ट किया है जब लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन कर रहे थे, तो फर्स्ट और सेकंड कर लोगे। थर्ड में भी वैसे ही इंटीग्रेशन में बता दूंगा, और फोर्थ तो आसान है, तो ट्राई कर सकते हो। तो 2 मिनट देखो, अप्रोच अगर आ रहा है ठीक है, फिर अदरवाइज मैं बताऊंगा।
क्या बताइए मुझे। क्यों बालक, क्यों धैर्य खो रहे हो? हाँ, समय का तो कमी है क्योंकि हमको नया चैप्टर भी शुरू करना है फ्लूइड, तो कल फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। अच्छा सीखोगे कब? तो घर पर ट्राई करना। हमको एग्जाम थोड़ी देना है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही खुश हो रहे हैं, हम ही एग्जाम दे रहे हैं। बर्बाद हो जाए हाँ, कैसे बचाएगा? बहुत सुंदर। पहले 11th में बर्बाद कहीं नौबत क्यों आया? अगर कोई बच्चा 11th बर्बाद कर चुका है, तो कैसे बचाएगा? देखो नियम से फिर क्या है कि अगर 11th बर्बाद हो गया तो फिर 12th बर्बाद मत करो। प्रैक्टिकली 12th बर्बाद मत करो जब 12th में चले जाओगे। टिल लगभग अप्रैल से 12th का चालू कर देना चाहिए। अब ये कहीं कथा होता है कि पूरा जोर से 11th भी पढ़ रहे हैं, जोर शोर से 12th भी पढ़ रहे हैं और दोनों जाके जबरदस्त हो जाए, ये होता नहीं है। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है कि दोनों जाके तुम्हारा उसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बर्बाद हो गया है, मार्च तक जितना पढ़ सकते हो 11th करो, अप्रैल से 12th में लग जाओ। 12th को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे करो ताकि तुम्हारा बोर्ड और ये दोनों संभल जाए, बोर्ड भी संभल जाए और 12th में तुम्हारा कंपटीशन भी संभल जाए। कंपटीशन अच्छे से संभालोगे तो सीबीएसई बोर्ड भी अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड किया है, वहाँ भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। एमसीक्यू वगैरह पे जोड़ दिया है। उसके साथ साथ में क्या करोगे 11th में, फिर अगर थ्योरी वगैरह पढ़े हो ढंग से तब तो कोई बात नहीं, तुम फिर क्या करो कि कुछ देर निकाल के डेली टाइम में से 2 या 4 घंटा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब फोकस 12th पे ही फिर ज़्यादा होना चाहिए। फिर 2-4 घंटा, मतलब टोटल 12 घंटा पढ़ते हो तो उसमें लगभग मैक्सिमम कर लो 4 घंटा के आसपास। तो 4 घंटा के आसपास रूटीन सेट करो। 11th को देंगे, 11th में क्या, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर कुछ नहीं कर पाए हो तो कम से कम PYQ उठा लो 11th का। तो 11th का कम से कम PYQ करो। सारा पीछे से नहीं समेट पा रहे हो PYQ 40 साल 25-45 साल, तो फिर क्या करो, कम से कम ये लास्ट, इस साल हुआ पेपर 26 से शुरू करते करते कम से कम लास्ट 4-5 साल 21 या 20 तक कम से कम PYQ करते चलो चैप्टर का। 4 साल या 5 साल का उठा के उसका PYQ चैप्टर वाइज करते चलो। शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो। थ्योरी की भी स्थिति खराब है तब मैनेज करना है तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, फिर पढ़ाई भी बढ़ाना पड़ेगा। 4 घंटा पहले था ही, अब 12 घंटा की पढ़ाई को थोड़ा और बढ़ाना होगा, 13-14 घंटा। फिर 2-3 घंटा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको फिर क्या करो, उसकी थ्योरी देखो। स्कूल है तो बालक स्कूल मैनेज करना तो फिर तुम्हारे ऊपर है। अगर स्कूल में ढंग से पढ़ाई होती है तब तो अच्छी बात है, कुछ कुछ सीखोगे ही। स्कूल प्रैक्टिकल सब है तब तो फिर तुम्हारे पास टाइम सच में बहुत कम है, तब फिर तुम पूरे तरीके से ध्यान दो 12th में। फिर 12th को अच्छे से करो, उसी पे बेसिस पे तुम चले जाओ देने के लिए। कम से कम 50% सिलेबस के साथ, मोर देन 50% के साथ अपीयर होगे। कुछ कुछ आता रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, सिलेबस कवर किए हो 50%, उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। पर इस पर 100% समेटने के चक्कर में और 10% भी नहीं आता रहेगा। हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत हाई फाई की बात कर लेते हैं, ये 5 तरह का मटेरियल, 50 तरह का मटेरियल करोगे तो टीचर बन जाओगे, पर इधर सिलेक्शन नहीं होगा। 50 तरह का मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, 50 तरह का मटेरियल का कोई नीड नहीं है। तुमको रिसोर्स मिनिमम होना चाहिए, तो कम से कम रिसोर्स रखो तभी मामला बनेगा। ठीक है, तो रिसोर्स कम रखो। क्या बोल रहे थे बालक, कहाँ थे? बोल रहे थे सर कि जैसे जिसका 11th क्या पूछ रहे थे? हाँ। 11th बर्बाद हो, अब स्कूल भी एग्जाम आने वाला है, स्कूल का भी है तो स्कूल का, फिर स्कूल में तो फिर मैनेज करना पड़ेगा। फिर स्कूल का दो, फिर तुम पूरा जो 12th में ही दो, फिर 50% सिलेबस के वन शॉट करके तुमको संतुष्टि होगा, लगेगा तुम अपना जोड़ता जाएगा, हाँ फलाना कंप्लीट, इतना बैकलॉग, ये चैप्टर कंप्लीट, देखने सुनने में अच्छा लगेगा। सिलेबस कंप्लीट जब एग्जाम में जाएगा तो ब्लैंक हो जाएगा, क्वेश्चन तुमसे होगा ही नहीं जब तक तुम अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं किया है। वन शॉट की कथा एग्जैक्ट क्वेश्चन गुरुजी बताएं वन शॉट में, तुमको वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो भी गलत करके आओगे पक्का। क्यों? क्योंकि अपने हाथ से प्रैक्टिस। किसी और को चलाते साइकिल देख लोगे, किसी को और चलाते हो बाइक कितना भी देख लोगे, तुम्हारे सामने कितना भी अच्छा तरह से चला के कोई दिखा दे, एकदम मोड़ के जमीन पे रगड़ाते हो बाइक चलाते दिखा दे, उसको देख के तुम बाइक चलाना नहीं सीख पाओगे। भले एग्जैक्ट बाइक चलाना सीखा है, वैसा ही तुमको भी टारगेट दिया कि हाँ इसी तरह से बाइक चला के दिखाओ, तुम नहीं चला पाओगे क्योंकि तुम अपने हाथ से बाइक नहीं चलाया है। तो तुमको अपने हाथ से करना होगा तभी वहां पे होगा, तो केवल कथा सुन के नहीं होगा। फिर अगर स्कूल वगैरह किसी को मैनेज करना है तो उसी में से आप ही करो। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हो, उसके बावजूद अगर किसी में है कि बहुत हिम्मत मेहनत कर पाते हो, तब आप क्या करो कि जितना सोने होने का सब समय लेके 6 घंटा 8 घंटा, फिर स्कूल का आवर मान लो कितना होगा 10 से लेकर 3-4 तक मानो, या सुबह है मॉर्निंग किसी का तो उसी अकॉर्डिंग 6, मान लो स्कूल में 7-8 घंटा बीता, स्कूल में मान लो 8 घंटा मान लो स्कूल में बीता मैक्सिमम सब लेके,
8 घंटा स्कूल में बिता, 6 घंटा सोने का जरूरी है, 6 घंटा मिनिमम, नहीं तो दिमाग का इफिशियंसी कम हो जाएगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 8 से 14 घंटा, 3 घंटा 10 घंटा, 10 घंटा में 3 घंटा और सब काम के लिए रख लो, 7 घंटा हुआ। उस 7 घंटा का भरपूर यूज होना चाहिए। उस 7 घंटा में क्या करो कि कम से कम बांट लो कि 4 घंटा मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 घंटा 12th को दो, 2 घंटा 11th को दो। 5 घंटा 12th में क्या दो कि आपका कि 12th का 5 घंटा उसका जो भी पढ़ रहे हो प्रॉपर पढ़ोगे। 2 घंटा 11th में अगर थ्योरी पढ़ी है और आ रहा है तब तो कोई जरूरत नहीं है, उसको रिकॉल करो और जिस भी लेवल जहां भी पढ़े हो फिर क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के थ्रू जाओ। थ्योरी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, तब तो फिर आपको थ्योरी ही करना पड़ेगा। फिर आप कुछ चैप्टर के साथ धीरे धीरे जितना संभाल पाते हो उतना संभालो। ये सब ख्याली पुलाव से नहीं होगा कि सपना बना रहे हो कि आपका बिगड़ चुका है फलाना 11th, कोई बात नहीं, आ जाओ 12th, 2 महीने में चमत्कार होगा, बन जाओगे IIT, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ड्रॉपर में भी वही करते हैं जो कि 11th 12th बहुत अच्छा मेहनत किए थे, किसी वजह से रह गया, एक लेवल पे आ चुके हैं, अब थोड़ा और जाना है। क्या होता है कि आपका मान लो कि ऑब्वियस बात है कि सिलेक्शन के लिए हमको यहाँ पे आना है और कोई मान लो कि शुरुआत में यहाँ पे है तो इतना बड़ा जंप चाहिए। अगर आप पूरा मान लो कि 11 12 ढंग से पढ़े लेकिन चूक गए तो एटलीस्ट यहाँ पे हो, आपको अब इतना ही जंप करना है। लेकिन कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा यहीं पे है तो उसके लिए जंप, ये बहुत बड़ा जंप है। किया किसी भी स्टेज में आ सकता कभी भी, लेकिन अगर बिगड़ गया है तो फिर बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा आपको। और ये नहीं करना है कि 11 12 दोनों खिचड़ी कर दिए हैं, फिर जो 12th पे देना है थोड़ा सा टाइम 11th को देना है, उसके हिसाब से लगभग 30% या मैक्सिमम 40% टाइम, और ज़्यादा इसको देना है क्योंकि उसको ठोस कर ले, ये तो आपका बोर्ड भी रगड़ा जाएगा। क्योंकि आप जब 11th अच्छा से नहीं पढ़े उसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आप ठीक लेवल पे अभी नहीं हो, बोर्ड के लिए भी अच्छे से तैयारी हो, खासकर CBSE के लिए। तो फिर आपको वैसे काम करना पड़ेगा कि उसका 30% के आसपास दिए, 40% के आसपास दिए, और उसके बाद मैनेज करते चले। उसके बाद बहुत ये है तो वन शॉट वगैरह भी फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहिए आपको। केमिस्ट्री वगैरह में तो मान लो आप ये भी पढ़ लोगे, NCERT रीडिंग भी बहुत जरूरी है। वन शॉट भी देख रहे हो तो पहले थोड़ा पढ़े हो, या वन शॉट देख रहे हो तो शॉट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत हाई फाई ना भी कोई करे, कम से कम एटलीस्ट बेसिक लेवल का भी करे। लोग बेसिक लेवल में नहीं किए होते हैं और एक बार में दुनिया एक करने चलते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ फिजिक्स की या मैथ्स में RD भी नहीं ढंग से लगाए रहते हैं, RD भी पूरा नहीं लगाए रहते हैं, और बड़े बड़े बुक का बड़ा बड़ा नाम ले लेते हैं कि ब्लैक बुक, रेड बुक, वाइट बुक, फलाना सिंगेज बुक, सब अच्छी हैं, सब बहुत स्टैंडर्ड है। लेकिन सीधा आप वहां पहुंच के क्या करोगे? टीचर का बनाया हुआ सॉल्यूशन देख के चीजें समझ में आते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन बंद करके और अनसॉल्व क्वेश्चन आपके हाथ से अगर होने लगा तब आप ठीक स्थिति में हो। टीचर बना दिया और आप खुश हो रहे हो कि हम तो ये सीख गए, कोई फायदा नहीं है। आपके हाथ से उस लेवल पे नहीं भी जा रहे हो ना, मान लो टीचर सिंगेज लेवल पे बात कर रहे हैं, रेड बुक बात कर रहे हैं, ब्लैक बुक बात कर रहे हैं, फलाना ग्रीन बुक, येलो बुक, जो भी बुक आता है, ब्लैक बुक बात कर रहे हैं और आपसे RD के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आप अपना कमजोरी देखो, आप RD को पहले मजबूत करो। डायरेक्ट छलांग नहीं है सबके लिए। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक बुक कोई ना करे या सिंगेज ना करे, लेकिन अगर उस लेवल पे आप आ गए हो तो अब बोलोगे इतने से क्या होगा, तो इतना बेस्ट उपाय है, नहीं तो आप बहुत कम नंबर पे चूक जाओगे। अगर इतना करके आप अच्छे लेवल पे करके मान लो थोड़ा ये किए, प्रीवियस ईयर हल्का फुल्का कर लिए, RD भी अच्छा से तैयार कर लिया, अगर जिसकी स्थिति खराब है उसकी मैं बात करूँ, जिसकी ठीक है उसके लिए तो ठीक है, प्रॉपर तरीका जो बताया हम सब में, DC पांडे, शिव वर्मा, कोई एक बुक उठाया, PYQ उठाया, स्टैंडर्ड तरीका जो है तो वो कम से कम ये कर लिया। फिजिक्स में कम से कम नहीं कुछ हो रहा है तो आप NCERT के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अनसॉल्व ABC फिजिक्स वगैरह जो बेसिक होता है उसके भी कम से कम कर लिए सब। NCERT केमिस्ट्री में भी उस तरह से कोई रेफरेंस बुक उठाया और केमिस्ट्री के कम से कम कर लिए, तुम्हारा NCERT अच्छा से पढ़ लिए और PYQ करके गए, तो भी आप कम से कम आसान और एवरेज क्वेश्चन तो कर पाओगे। अदरवाइज सबके चक्कर में आप जो पेपर का 80 to 85% आसान और एवरेज होता है, और वो भी 15% टफ के चक्कर में उससे भी हाथ धो बैठोगे, तो आसान एवरेज निपट जाए। उनके लिए बता रहे जिनकी स्थिति बहुत खराब हुई है, जिनकी खराब नहीं है उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो अपना जो प्रॉपर पढ़ाई है वो करो, तो 11th रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलो कथा हो गया, इसको जल्दी खत्म करते हैं। तो अब क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारा सिंपल देखो क्या क्या है, इसका टोटल मास कितना दिया है? M दिया है, टोटल मास M दिया है, हमको क्या निकालना है?
x निकालना है फ्रॉम एंड पॉइंट P। x यहाँ पे क्या है, टेंशन बताना है, टेंशन बताना है एट ए डिस्टेंस x, टेंशन बताना है एट ए डिस्टेंस कहां पे, x पे, टेंशन बताना है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम P। ये ऐसा है फिगर ये ऐसा फिगर है, ठीक है ना, इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, P या यही करते हैं, P से x डिस्टेंस पे, P से x डिस्टेंस पे हमको बताना है टेंशन। तो मास है तो वेरी करेगा टेंशन या फोर्स, तो P से x डिस्टेंस पे फिर से तो वही dx ले लेंगे फिर हम लोग। हेलो करो, वही तो करने की बात बोल रहा था। अच्छा तो कर रहे थे, तो x एक स्मॉल, बिल्कुल वही करेंगे, x एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल आ रहा है, अब मैं यहां पे बात करूं, अगर x डिस्टेंस पे मैं बोल रहा हूं, तो याद करो जब हम चैप्टर किए थे, याद करो जब चैप्टर किए थे तो कैसे किया था कि जब हमने लॉज ऑफ मोशन बताया था, मैं इतना ही टुकड़ा लूं, x डिस्टेंस वाला टुकड़ा लेता हूं, तो x डिस्टेंस पे अगर मैं देख रहा हूं यहां फोर्स वेरी कर रहा है, तो x डिस्टेंस पे अगर मैं देख रहा हूं इस P पॉइंट, x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसको मान लो m नाम दे दिया, और ये है x, ये है x, इधर से फोर्स F लग रहा है और इधर से टेंशन लग रहा है, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम दी बॉडी। मुझे कितने डिस्टेंस पे बताना था, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे जो पॉइंट मार्क किया हमने उसको क्या कर लिया, m मार्क कर लिया। तो अब इस जगह पे बता सकते हो टेंशन इधर देखेंगे, यहां इस पॉइंट पे, ये जो x डिस्टेंस पे जो है ना, यहां पे m है, यहां m है, ठीक। अब एक बात बताओ, इस पे अगर मैं निकालूं नेट फोर्स क्या होगा, पूरा सिस्टम किधर जाएगा, जिधर F लग रहा था इधर दाहिने, तो एक्सेलरेशन यहां क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो ड्राइविंग कितना होगा F, अपोजिंग क्या होगा T बाय टोटल मास। टोटल मास क्या, जितने से पार्ट का देख रहे हैं, तो टोटल का मास क्या, नहीं मास तो निकालना सिंपल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास कैसे निकालेंगे, यूनिट लेंथ का मास क्या लिखेंगे, m बाय l, तो ये x लेंथ का मास क्या होगा इनटू x, इतने से का मास पता करना है ना, इतने x लेंथ का मास पता करना है, तो x लेंथ का मास क्या, यूनिट लेंथ का मास क्या है m बाय l, तो उतनी बड़ी लेंथ का मास क्या होगा इनटू दैट, तो m बाय l इनटू x, ये मास हो गया, तो a इक्वल टू f बाय m, और m क्या लिखेंगे, m बाय l इनटू x। पहले बताओ ये क्लियर है, ये a लिख सकते हैं, अगर a ये लिखे हैं, तुमको क्या बताना है यहां पे बताना है हमको टेंशन, तो टेंशन यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, हाँ बोलो, F माइनस टी नहीं लिखेंगे, हाँ तो सॉल्व कर लो, t बस सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो अच्छे से, F माइनस टी इंटू एल ऊपर जाएगा इक्वल टू mx, F माइनस टी इंटू mx माइनस, हाँ कोई दिक्कत, नो। अब यहां से हमको t लिखना है। अच्छा a को क्या कर सकते हो, a को कुछ लिख सकते हो, a को सर हम लोग एक्सेलरेशन पूरे के लिए सेम होगा, एक्सेलरेशन पूरे का एक ही होगा ना, तो पूरे का एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू टोटल फोर्स, और पूरे का लिख रहे हैं बाय टोटल, लिख सकते हैं, तो अगर पूरे का लिखेंगे दिस शुड इक्वल टू लिखेंगे f बाय m, जो पूरे का एक्सेलरेशन होगा इस टुकड़े का भी वही होगा, तो m से m कट गया, F से नहीं कटेगा ना, माइनस में है, ये कैसे कटेगा। अब हमको क्या लिखना है, t लिखना है, एक्सिस्टेंस पे t, तो t यहां से क्या लिखेंगे, इसको उधर भेजे, f माइनस टी, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो l को, f इंटू एल, t इंटू एल इक्वल टू f इंटू एक्स। तो सर L नीचे चल जाएगा, हमको t लिखना है, हमको t लिखना है, तो t इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो एफ एल F होल में निकल सकता है माइनस एफ एक्स, सिंपल सॉल्व करना है, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, ये इसको इधर भेजे, तो एफ एल माइनस एफ एक्स इक्वल टू टी एल होगा, तो उसको इधर भेजना हो जाएगा, यही है ना, तो तीन लिखना है, तो टी एक्स डिस्टेंस पे लिखना है, काम करते हैं एक्स डिस्टेंस पे टी को टी एक्स कर देते हैं, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो एक्स डिस्टेंस पे टी है, ठीक, टी एक्स डिस्टेंस पे टी लिखे, तो ये कितना होगा जरा बताओगे, तो टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉमन लोगे,
एफ इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। आंसर ये भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो डिवाइड करके लिखना तो लिख सकते हो, टी एक्स इक्वल टू एफ, एल एल क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस एक्स बाई एल। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया टेंशन, ये क्या हो गया टेंशन। तो ये तो हमने पहले भी सीखा था, बस इसको एडजस्ट करना था। ये हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था कि स्ट्रिंग मासलेस हो, उसके बाद एक देखा था अगर स्ट्रिंग का मास भी हो तो रॉड कहलाता है, उसके लिए देखा था। तो फर्स्ट का तो ये हो गया। सेकंड, अब बाकी सब आसान है। सेकंड क्या बोला गया निकालने को? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है एक्स डिस्टेंस पे? एट दैट पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पे बोला गया। तो उस पॉइंट पे फोर्स क्या है? टेंस टी एक्स बाय ए। टी एक्स निकाल ही चुके हो तो एफ 1 माइनस एक्स बाई एल बाई ए। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो दो निकल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? टोटल चेंज इन लेंथ। अब यहां पे देखो थोड़ा सा, टोटल चेंज इन लेंथ जैसे किए थे, क्या करोगे? टोटल चेंज इन लेंथ याद करो, इससे पहले क्वेश्चन में जो किए थे। टोटल चेंज जो हो गया, हमने मान लिया कुछ डेल्टा एल या जो भी है, हमने क्या किया था, इसका चेंज निकाला, फिर क्या किया था, इंटीग्रेट कर दिया था। अभी किया ना कि टोटल चेंज इन लेंथ क्या किया, निकाल के इंटीग्रेट किया। कैसे? यही फॉर्मूला था ना, y इक्वल टू क्या बोलते थे, एफ बाई ए इंटू डेल एल बाई एल, ये लिखते हैं। तो यहां से डेल एल क्या होगा जो अभी किया, एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई। एफ यहाँ टी एक्स है स्मॉल डिस्टेंस पे, इंटू एल, एल किसका खिंचाव देख रहे हैं, डी एक्स का, स्मॉल एलिमेंट का। अभी किया थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन। स्मॉल एलिमेंट में कितना खिंचाव हुआ, तो पूरे में कितना खिंचाव को इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल एलिमेंट में खिंचाव कितना हुआ, एक मिनट, हाँ डीएक्स में खिंचाव देख रहे हैं, पूरी लेंथ एल में देखते थे तो एल, यहाँ डीएक्स में देख रहे हैं बाई ए इंटू क्या, इंटू वाई, यंग्स मॉडुलस। ये हो गया। तो पूरा खिंचाव जो डेल एल, इसके लिए पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। आप हाँ जीरो से जब लिख देंगे तो टी एक्स क्या है, ये है एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स बाई एफ इंटू ए इंटू वाई, ये होगा। टी एक्स की वैल्यू रख दिया, ए वाई बचा है और डी एक्स बचा है। तो कांस्टेंट कौन है, डी एक्स के अलावा जितने टर्म है वो कांस्टेंट है। तो बाकी का क्या कर दिया, इंटीग्रेट। ये एक्स रखना कहां से शुरू करोगे, पहला एक्स यहां पे होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे। पूरी रॉड कवर करने के लिए कितना तक आना होगा, एक्स इक्वल टू एल, 0 टू एल। तो लिमिट क्या रख दें, 0 से एल। समझे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये हॉरिजॉन्टल में मामला हुआ। वहां mg था वेट, यहाँ फोर्स है जो लग रहा है, एफ फोर्स। तो ये हो गया। इसको करोगे dx, पहला टर्म क्या आएगा, 1 इंटू डी एक्स, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और ये x dx, l बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और l, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक। अब सॉल्व करो, l स्क्वायर बाय 2 है तो l से l कट जाएगा, तो l माइनस l बाय 2, l बाय 2 आएगा सर। तो ये हो जाएगा l, और ये अपर लिमिट लोअर तो 0 होगा, l स्क्वायर बाय 2l, एक l से एक l क्या होगा, कैंसिल, l माइनस l बाय 2 मतलब l बाय 2, l बाय 2, यानी कि f बाय 2ay इंटू l, ये आंसर हो जाएगा, f इंटू एल बाय 2ay। कोई दिक्कत? अब ये निकल गया। तो लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लास्ट कहीं पे छोटा सा बता देता हूँ, यहां बता दूं, लास्ट यहां बता देता हूँ, कुछ है नहीं खास, छोटा सा है कंप्यूटर। लास्ट डी में क्या बताना है, टोटल स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। टोटल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो टोटल लेंथ में क्या चेंज आया, एफ एल बाई 2ay, टोटल चेंज आया एफ एल बाय 2ay, और ओरिजिनल लेंथ पूरी क्या थी, l, तो l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो f इंटू 2ay। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में पूछेगा कंपटीशन में, तो एक क्वेश्चन पूछेगा टोटल स्ट्रेन ही पूछ देगा, तो आप ये निकाल के फिर करोगे। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट कवर हुआ, तो जितना बताया ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना।
कल से मैं फिर टाइम कम है चुके तो फ्लूइड स्टार्ट कर दूंगा।